सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम अब चर्चा कर रहे हैं। सवाल यही कि क्या मोदी का जादू खत्म हो गया है, क्या दिल्ली के नतीजे इस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक राय ये भी हो सकती है कि बहुत जल्दबाजी है ये कहना, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है क्योंकि जिस तरह का सफाया हुआ है 7-0 लोकसभा में और अब सिर्फ 370 में से सीटें बची हैं बीजेपी के पास। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके साथ इस वक्त शुरुआत करना चाहती हूं। आपने नपे तुले शब्दों में ये कहा कि दोस्त हैं, नेतृत्व को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में ईमानदार जवाब दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी का जादू खत्म होता हुआ दिख रहा है दिल्ली के नतीजों की वजह से? सीधा जवाब। अंजना जी, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं, इसलिए आपका प्रश्न जो है स्पष्ट सुनाई नहीं दिया है। मेरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है? पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में इसका जवाब दीजिए। अंजना जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चलिए ठीक है, शायद हमारी आवाज तक साफ नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करते हैं कि इस बीच ठीक हो जाए और उम्मीद यही रखेंगे कि आवाज में ही परेशानी है, सवाल में परेशानी ना हो। लेकिन राकेश सिन्हा जी, आपके पास आते हुए जो सवाल पूछ रहे हैं आलोक मेहता जी, वो महत्वपूर्ण है। क्या जिस तरह की छोटी छोटी बातें ही सही, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थिति बनती हुई चली गई, उसकी वजह से ये लहर कहते थे जिसे एक वक्त पर जादू कहते थे, वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार से निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश की राजनीतिक संस्कृति पर एक विमर्श होना चाहिए और राजनीतिक संस्कृति कैसी हो जिससे जनता सापेक्ष हो। कहीं न कहीं दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को अपना आत्मालोचन करना पड़ेगा कि किस राजनीतिक संस्कृति के कारण देश इस प्रदेश की जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया और बड़े पैमाने पर अस्वीकार कर दिया। वो दिख नहीं रहा है क्या? वो दिख नहीं रहा है क्या? तो जब अपना नाम लिखा हुआ सूट कोई पहने, जब ये कहे कि 15 लाख आपके अकाउंट में पहुंचने वाली बात तो जुमला थी। जब लोग ये देखें कि देखिए, मैं एक बात अंजना जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर बहुत अच्छा काम कर रही है। यह कहना कि इस सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है, ये नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो पूर्वाग्रह रखते कहते, यदि कारण ढूंढना है तो मैं राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरह नहीं बोलूंगा। मैं दो बात बताना चाहता हूं कि देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में 80 के दशक की राजनीति कर रही थी और 80 के बाद दिल्ली बदल गया था। इसे वो इस मूड को, इस परिवर्तन को नहीं भांप पाए। उन्हें लगा ट्रेडिशनल कांग्रेस से उनका मुकाबला है और आम आदमी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का 14-15% वोट और कांग्रेस का वोट, दोनों वोट को अपना सामाजिक आधार बना लिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी को लेने का प्रयास करना चाहिए। और यह प्रयास स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाया। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि हार में राष्ट्रीय कारण नहीं होते हैं। कोई भी जीत हार में स्थानीय और राष्ट्रीय कारण दोनों होते हैं और पार्टी को ईमानदारी से इस पर आत्मालोचन करना चाहिए। किरण बेदी को लाना पारंपरिक था। एक सेकंड, किरण बेदी को अचानक लाना, सबके ऊपर बिठा देना पारंपरिक था तरीका। ये दिखाई पड़ रहा है कि किरण बेदी की जितनी स्वीकृति होनी चाहिए वो स्वयं मानती है, बाकी लोग मानते हैं कि जितनी स्वीकृति होनी चाहिए नहीं हो पाई। पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के नेता ऐसा नहीं कहेंगे। जो मंथन हुए अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी राकेश जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों में भारत ने बहुत प्रगति की है। जरा कृपया करके मुझे ये बताइए कि आज तक किस राष्ट्राध्यक्ष ने भारत आके भारत को ज्ञान दिया है धार्मिक सहिष्णुता के बारे में? ये भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ कि ओबामा जी ने हमें धार्मिक सहिष्णुता का ज्ञान दिया सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। जहां तक आर्थिक मोर्चे की बात करते हैं, बहुत आर्थिक प्रगति हो गई। आलोक जी, आर्थिक मोर्चे की बात कर रहे हैं तो डॉलर अभी तक 64 पे क्यों है? आलोक जी, किस देश ने, अमेरिका के बराक ओबामा ने आके सिरी फोर्ट में हमें धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया पूरे भारतवासियों को? क्या ये गर्व की बात है? लिखकर अमेरिका भेजा हो? जवाब सुन लेते हैं। क्या ये गर्व की बात है? मोदी को वीसा नहीं मिले, क्या ये गर्व की बात है? ये अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे बहुत बड़ी फतह करने की बात है। ये नेता हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपने ओबामा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं है। किसने ओबामा को सर तो आप लोगों ने चढ़ाया, रेड कार्पेट वेलकम दिया, सब कुछ किया, 10 लाख का सूट आपने पहना। आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के मोर्चे की। देखिए, 10 लाख आर्थिक जगत में डॉलर का आज तक मजबूत नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने आज तक कोई ग्रोथ नहीं किया और एक सपना पे सपना दिखाते जा रहे हैं। अरे कुछ धरातल पे काम कीजिए। 9 महीने हो गए आपको, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। उसी का रिफ्लेक्शन है ये मैंडेट। अर्थव्यवस्था को 6 महीने में, देश की अर्थव्यवस्था 6 महीने बंद नहीं चल रहे, ग्राउंड वर्क कीजिए ना।
कोई जादू की तरह नहीं होता, हम भी जानते हैं। जादू को करने का वादा आपने किया था, हमने नहीं। हम तो ये कहने की धरातल पर ठोस काम कर लीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ, पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के नेता के दावेदार को गलत साबित किया और आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का नहीं है, सवाल है कि आप राजनीतिक जबकि आपके पास डॉलर का मुद्रा भंडार, आप कहते हैं कि 3 अरब डॉलर पहुंच गया, तो रुपया के भाव अभी तक 64 रुपए क्यों है? ठीक है, इसका जवाब ले एक एक करके अन्य मेहमान से बोल नहीं पाएंगे। नदीम जावेद साहब, ठीक है, मेक इन इंडिया घोषणा कर दी। छोटा सा सवाल मुझे आलोक जी से पूछना है, एक छोटा सा सवाल। जी पूछिए। एक छोटा सा सवाल पूछना है, एक महादलित को आप हटा रहे हैं, उसे शिखंडी के रूप में क्यों उपयोग कर रहे हैं? 19 में कुछ महीनों में मोह भंग हो गया। पिछले 8 महीने से आपके सुशील मोदी से लेके आपके राजीव प्रताप रूडी से लेके एक आदमी उनको अटैक करते थे और उनको कहते थे कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सरकार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उस वक्त महादलित की याद नहीं है। अलग बात है, आज अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपको महादलित की याद आ रही है। नीतीश कुमार के फिफ्टम को बचाया जा सके। अरे आपको महादलित की याद पिछले 8 महीनों में नहीं आई जब उनका शासन चल रहा था? पानी पी के आपके सारे मंत्री उनको कोसते थे बिहार सरकार को। जीतन राम मांझी ने बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और आज आपको महादलित की याद आ रही है। एक सेकंड, हम आज के विषय से भटक जाएंगे। आज के विषय से हम भटक जाएंगे साहब, आज के विषय से हम भटक जाएंगे। जीतन राम मांझी नाम है उनका, राकेश जी, महादलित मुख्यमंत्री। ये जो कास्ट कार्ड हम ऐसे टेलीविजन पर हर जगह खेलते हैं, जरा उससे हटकर कम से कम सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए बहस करने का। मैं चाहती हूँ जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखें। अंजना जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव की रही वो मैं ये समझता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ आर्थिक जो उदारवाद या आर्थिक नीतियों के चलते जिस प्रकार से दिल्ली में विषमता का माहौल बना, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा कहीं न कहीं बना। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर काम किया है पिछले 6 महीनों में, और जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन बिल वो ले आए, उन्होंने अदानी को कोई 5-7 हजार करोड़ रुपए का लोन दे दिया। नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से एक गरीब परिवार से निकलकर और चाय बेचने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, ये लोकतंत्र की जीत थी। लेकिन 10 लाख का सूट पहनकर आप जिस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज दिल्ली की जनता में और देश की जनता में भी हो गया कि आप एक खास तरह के तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक खास तरह के तबके को आप ताकत देना चाहते हैं, और जो बुनियादी सवाल है दिल्ली शहर के और आम आदमी के रोजमर्रा के जो सवाल है उसको दरकिनार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि ये चुनाव, अंजना जी, मुझे कई बार लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ना बीजेपी की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ये भी तो बताइए कि जब मिट्टी लेकर राहुल गांधी जा रहे थे तो उससे क्यों नहीं संदेश गया, वो क्यों नहीं संदेश जाता जब वो लोगों के पास झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं? लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। संबित पात्रा, नहीं, मैं आपके सवाल का मैं एक सेकंड नवीन जी बता, नदीम जी, राहुल जी ने लैंड एक्विजिशन पर सबसे पहले किसी ने सवाल उठाया था। भट्टा पारसौल से लेकर अलीगढ़ तक 80 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने करी थी। लेकिन जमहूरियत की यही खासियत है कि अगर आज हमारे पक्ष में जनादेश नहीं आया है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जिनको जनादेश प्राप्त हुआ था उन पर भी विपक्ष का होने के नाते हमारी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है कि उन बुनियादी सवालों को हम उठाने का काम करें। देखिए नदीम जी के मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूं। पहला प्रश्न, मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि कांग्रेस और जो जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, आजकल बैठ रहे हैं, वो एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जब इनको आप कांग्रेस के पतन के बारे में या जेडीयू के पतन के बारे में पूछते हैं तो वो बीजेपी को चाबुक से मारते हैं और उनको उससे आनंद आता है। इसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। सर आप पहले अपने घर को देखिए। आप हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, देखिए मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल सर मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था सर। थोड़ा सा हम लोग सब सिविलिटी रखें। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि 10 लाख के सूट के बारे में नदीम भाई अभी बोल रहे थे। पहले तो आप मैन्युफैक्चरर की चिट्ठी पढ़िए, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो 10 लाख का नहीं है। दूसरा, सूती कपड़े पहन के देश को कैसे 65 वर्षों तक गांधी परिवार ने लूटा है वह भी हमने देखा है। कपड़े पर मत जाइए, ईमान को देखिए। सूती कपड़े का खेल पूरे हिंदुस्तान ने इतने वर्षों तक देखा है और इसीलिए आज आप नगण्य हो गए हैं। तीसरा, आपने कहा कि राहुल गांधी बेलचा उठा के गए तो वो बड़ा ठीक था। राहुल गांधी जी के बेलचे की कहानी की खुलासा खुद जयंती नटराजन ने किया है कि किस प्रकार राहुल गांधी पूरे जीवन पोस्चरिंग करते रहे। एक तरह तो वो ट्राइबल का आड़ लेके फोल्ड करते रहे जयंती नटराजन को, और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट को जाके कहते रहे कि नहीं चिंता मत करो, जयंती नटराजन को हटा दिया है, अब आपका जो है बिल पास हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ देर पहले जो राकेश जी कह रहे थे उसमें कुछ हद तक तो दम है, क्योंकि अभी भी पारंपरिक रूप से उसी कांग्रेस पर आप प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से शुरू में आपकी आवाज नहीं हमारी आप तक पहुंच रही थी। मेरा सवाल आपसे यह था कि कुल मिलाकर अगर
पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में आप इसका विश्लेषण करें, क्या नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो रहा है? 3 आना 70 में से, इस तरह का सफाया दिल्ली से। नहीं, हर जादू की अपनी एक अवधि होती है, और जब जादू चमत्कृत किए रहती तब तक तो जादू चलती है, लेकिन जादू का चमत्कार जब घटता है तो जादू भी घट जाती है। निश्चित तौर पर दिल्ली के जो चुनाव हैं वो एक बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए आत्मावलोकन का अवसर उपस्थित कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका ये कहना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जो साथी है ऐसे वक्त पर वो भी आज शायद ये कह रहे हैं उंगली उठाकर कि आपको समझने की जरूरत है। जी हाँ, हार में शायद सभी लोग इस तरह से करते हैं और यही प्रकृति का और जीवन का नियम भी है, ऐसे वक्त पर सब साथ छोड़ देते हैं। क्या मोदी का जादू खत्म? गणतंत्र दिवस पर एक परेड आपने देखी थी राजपथ पर, अब नीतीश साहब की परेड वहां पर होने वाली है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आलोक साहब, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पर नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों के साथ। अगर नरेंद्र मोदी जी की लहर वहां पहुंचेगी, किस तरह से पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, सामना कौन करेगा उधर से? 3-4 हो गए अब तो। देखिए अभी आपने जी, अब तो 3-4 हो गए ना, लालू जी, नीतीश जी, सबको लेके चलना है। नहीं, ये तो संयुक्त जनता परिवार का विलय जब होगा तब आपको पता चल जाएगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कौन इसका अध्यक्ष होगा, वो अब बात की बात है। लेकिन अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। केजरीवाल जी भी तो नहीं मिल जाएंगे वहां, केजरीवाल जी का भी स्वागत करेंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि कौन मिलता है, देखिए क्या क्या इसका स्वरूप बनता है, उसके लिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं आपने एक सवाल पूछा था, ये विकल्प खुला है, ये कौन सी बीमारी है? ये विकल्प खुला है साहब, ये विकल्प खुला है, स्वाभाविक है, विकल्प खुला हुआ है। नीतीश जी ने कल उन्हें कहा है कि आके ज्वाइन कीजिए, अब वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या बातचीत होती है तो आगे की बात है। हाँ। लेकिन आपने कहा था, ये लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग की खतरा तो आप पर ही है। नहीं, हमें खतरा, हमारे खतरा है कि अभी बिहार में यदि आपसे खतरा है तो यदि आपको ही है, जिस राजनीतिक संस्कृति की बात आप कर रहा है उस राजनीतिक संस्कृति का विकृत रूप तो जनता दल यू और आरजेडी ही है। इसलिए आप यदि बिहार उसके सबसे पहले शिकार भारतीय जनता पार्टी हुई अभी दिल्ली में, वही कह रहा हूँ, उसके सबसे पहले शिकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हुई है। लेकिन एक बात जान लीजिए आलोक जी, वो एक अंग्रेजी का कहावत है, वन स्वैलो डज नॉट मेक समर। एक पक्षी, ग्रीष्म ऋतु के एक पक्षी के आने से गर्मी नहीं आ जाती है। केजरीवाल जीते हैं दिल्ली में, लेकिन यदि केजरीवाल किसी के सामाजिक आधार पर सबसे बड़ा आघात करेंगे तो जनता दल यू, आरजेडी, जो कि विकृत राजनीतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बिहार में। ठीक है, ठीक है। ऐसा है कि विकृत राजनीतिक संस्कृति है या कौन सी संस्कृति है, जनता का मैंडेट सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल, और उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। इसका मैंडेट क्या है? 2 दिन के बाद पहली बार मैंने संबित पात्रा जी को मुस्कुराते देखा है टीवी पे। 2 दिन के बाद पहली बार मैंने संबित पात्रा को आज मुस्कुराते देखा है टीवी पे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। नीतीश कुमार साहब, उनके तमाम विधायक इस बस में सवार होकर अब पहुंच रहे हैं परेड के लिए। राष्ट्रपति के सामने परेड वो करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास हजारों हजार SMS आए हैं। 7-8 हजार के आसपास SMS आ गए हैं, जिसमें जो जनता है उसमें 34% कहती है हाँ जादू खत्म हो गया है, लेकिन 66% कहती है नहीं। संबित पात्रा साहब, डॉक्टर साहब, बल्कि क्या है इस जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसका मतलब क्या है? मोदी मेनिया खत्म, क्या लिखेंगे अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखना हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले डायग्नोसिस करूंगा। दिल्ली का जो डायग्नोसिस है ये लोकल डिजीज है, इस लोकल डिजीज का लोकल डायग्नोसिस करके, अर्थात समीक्षा बैठक करने के बाद लिखेंगे। नहीं, वो डायग्नोसिस करने के बाद ही नाम बता पाऊंगा ना, अभी तो एक्सरे करना बाकी है। मोदी फोबिया। नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, नीतीश जी की चिंता करिए। और आपने कहा 2 दिन बाद आपने मुझे मुस्कुराते हुए देखा, तो चलिए, जाहिर तौर पर 2 दिन तो कम से कम मुस्कुराने का वक्त जनता ने नहीं ही दिया था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इलाज तभी सही होता है जब डायग्नोसिस डॉक्टर सही कर पाए, और अब ये डायग्नोसिस भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से करना होगा। सिर्फ दिल्ली बीजेपी या किरण बेदी पर डाल देना क्या इस पूरी बीमारी का इलाज उससे हो पाएगा? ये सवाल अब आपके सामने है। इसी के साथ इस बहस का अंत कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह दें कि हल्ला बोल देखने वाले ज्यादा से ज्यादा दर्शक ये मानते थे, 66% कि अभी नरेंद्र मोदी का जादू खत्म नहीं हुआ है। आप